हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस 6, 7, 8 एंड 9th क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। मीन्स क्या बोला गया है कि एक ठंडा करने का प्रोसेस है और उसके अंदर जो हमारा रूम टेम्परेचर है, यानी कि जो स्टार्टिंग का रूम टेम्परेचर है वो कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ये हर एक घंटे के बाद कम होता रहता है। और किस रेट पे कम होता है? 5 डिग्री सेल्सियस रेट पे ये कम होता जाता है। मीन्स क्या बोला गया है कि हमारे पास एक ठंडा करने का प्रोसेस है और उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रूम का टेम्परेचर है वो स्टार्टिंग टेम्परेचर उसका 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और वो हर एक घंटे के बाद जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस रेट पर कम होता जाता है। यानी कि अगर स्टार्टिंग टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस है तो यानी कि एक घंटे के बाद वो 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, यानी कि वो कितना हो जाएगा? 35 डिग्री सेल्सियस। फिर एक घंटे के बाद वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये कम होता जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। तो ये रूम का टेम्परेचर 10 घंटे के बाद कितना हो जाएगा जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा। अब हमें ये पता है कि हमारा इनिशियल टेम्परेचर जो स्टार्टिंग का टेम्परेचर है वो कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है और हर घंटे के अंदर ये 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, लो हो रहा है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? यानी कि हमारे पास सबसे पहले जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है हमें? रूम टेम्परेचर वो हमारा है 40 डिग्री सेल्सियस। वो किसके इक्वल है? 40 डिग्री सेल्सियस के। और जो रूम का टेम्परेचर है वो हर घंटे के अंदर कितना चेंज हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। यानी कि चेंज इन टेम्परेचर पर आवर, यानी कि हर घंटे के अंदर जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना चेंज हो रहा है? वो हो रहा है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। बट हम इसको इंटीजर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं और लो बोला गया, यानी कि वो कम हो रहा है, तो इसलिए हम इसको -5 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। यानी कि हमारे पास सिंपल रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था और हर घंटे के अंदर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है? वो 5 डिग्री सेल्सियस रेट से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि वो कम हो रहा है। फिर उसके बाद ये बोला गया है कि रूम का टेम्परेचर 10 घंटे के बाद क्या होगा। तो अगर एक घंटे का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है तो 10 घंटे का टेम्परेचर हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन टेम्परेचर इन 10 आवर्स, यानी कि 10 घंटे के अंदर उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई -5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इस टेम्परेचर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो ये वैल्यू क्या आएगी? -50 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये बताना है कि जो टोटल टेम्परेचर है 10 घंटे के बाद उसके अंदर कितना चेंज आया है, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर तो हमारा 40 डिग्री सेल्सियस है। हर घंटे के अंदर टेम्परेचर कम हो रहा है -5 डिग्री सेल्सियस। फिर वो पूछ रहा है कि जब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद 10 घंटे के बाद का टेम्परेचर क्या होगा। तो हमें ये पता लग गया कि हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारा एक घंटे के अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो 10 मल्टीप्लाई -5 यानी कि -50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। बट हमें क्या निकालना है कि टोटल रूम का टेम्परेचर 10 घंटे के बाद कितना होगा। यानी कि रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स जो है वो किसके इक्वल होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है और 10 घंटे के बाद जो टेम्परेचर के अंदर चेंज आया वो कितना है? -40 डिग्री सेल्सियस। इसको हम सिंपल भी कर सकते थे कि हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर 40 था, चेंज इन टेम्परेचर हमारा 5 डिग्री सेल्सियस है, फिर हम उन दोनों को माइनस कर सकते थे। बट हमें यहाँ पे इंटीजर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस अप्लाई किया कि लो टेम्परेचर हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। और अगर हमें टोटल टेम्परेचर निकालना है तो यहाँ पे हमें प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। और फिर 10 घंटे के बाद रूम के टेम्परेचर में कितना चेंज आया है? -50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमारे पास इंटीजर्स के अकॉर्डिंग प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 40 डिग्री सेल्सियस
-50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे 40 के आगे क्या है साइन प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और बड़े नंबर के आगे साइन क्या है माइनस का। तो 50 में से 40 माइनस करेंगे 10 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो -10 डिग्री सेल्सियस है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ठंडा करने का प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग हमारा रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। हर घंटे के अंदर रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। तो हमें बताना है कि 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा। यानी कि स्टार्टिंग रूम टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस है। अब हर घंटे के अंदर रूम का टेम्परेचर कितना कम हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो इसलिए इंटीजर्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम इसमें -5 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। फिर बोल रहा है कि 10 घंटे के अंदर कितना चेंज होगा, तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो यानी कि यहाँ वैल्यू आ जाएगी -50 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें टोटल रूम टेम्परेचर चेक करना है जो 10 घंटे के बाद कितना होगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस साइन अप्लाई करेंगे प्लस का, और 10 घंटे के बाद रूम के टेम्परेचर में जो चेंज आया वो कितना है -50 डिग्री सेल्सियस। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 40 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा -10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 को हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। इसमें क्या बोला गया है कि एक क्लास टेस्ट के अंदर 10 क्वेश्चंस जो है दिए गए हैं, और उसमें से 5 मार्क्स जो हैं वो हर एक करेक्ट आंसर के लिए हैं, और -2 मार्क्स जो हैं वो हर इनकरेक्ट आंसर के लिए हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन सही होता है तो हमें 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर क्वेश्चन गलत होता है तो हमें -2 मार्क्स दिए जाएंगे। एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, और अगर कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होता है तो उसके लिए हमें 0 मार्क्स दिए जाएंगे। अब इसी को कंडीशन को ध्यान रखते हुए इसके फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। कि मोहन ने 4 तो करेक्ट आंसर दिए और 6 इनकरेक्ट आंसर दिए, तो उसका स्कोर क्या होगा। अब फर्स्ट पार्ट में हमें ये बोला गया है कि 4 करेक्ट और 6 इनकरेक्ट। अब अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें, हमें कंडीशन स्टार्टिंग में क्या दे रखी है कि टोटल हमारे क्वेश्चन 10 हैं, जिसमें से 5 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए हैं और -2 मार्क्स इनकरेक्ट के लिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ना अटैम्प्ट करने की बात नहीं बोली गई है, सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट की बात हुई है। तो 4 करेक्ट है हमारे पास, और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये बोला गया है कि करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये हमारी करेक्ट की कंडीशन आ जाएगी। फिर उसके बाद बोला गया 6 इनकरेक्ट आंसर्स हैं। अब 6 इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स दिए गए हैं -2, तो 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास टोटल क्वेश्चन जो है वो 10 होने चाहिए। अब फर्स्ट पार्ट में यानी कि उसने सारे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि 4 तो उसने करेक्ट अटैम्प्ट हो गए और 6 हमारे इनकरेक्ट हो गए, तो 4 + 6 10 का ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 10 हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10। अब हमें करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए गए हैं, 5 मार्क्स फॉर ए करेक्ट आंसर इक्वल टू 5। और इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें कितने मार्क्स दिए गए हैं, -2 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर -2। और नॉट अटैम्प्ट यानी कि क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट ही नहीं किया है तो मार्क्स फॉर नॉट अटैम्प्टेड क्वेश्चंस, उसके हमें कितने मार्क्स दिए गए हैं, 0। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में मोहन का स्कोर क्या होगा, मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिए हैं और 6 इनकरेक्ट दिए हैं, तो यहाँ से होगा मोहन स्कोर। उसको हम कैसे लिखेंगे कि उसने 4 तो करेक्ट आंसर दिए हैं। अब 4 अगर करेक्ट आंसर दिए हैं तो करेक्ट आंसर हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 4 × 5 होगा, प्लस क्योंकि हमें टोटल स्कोर निकालना है, और 6 इनकरेक्ट आंसर हैं। इनकरेक्ट के लिए हमें कितना दे रखे हैं, -2, तो 6 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, -2 ब्रैकेट में इसलिए अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव है। अब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो वैल्यू आएगी 20।
साइन प्लस का रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, यानी कि यहाँ पे वैल्यू हमारी -12 आ जाएगी। अब फिर दोबारा हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, -20 -12, यानी कि हमारे पास रिजल्ट आएगा 8, यानी कि मोहन का स्कोर कितना है, 8 है। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज़ हर स्कोर। तो इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे कि 5 यहाँ पे करेक्ट आंसर हैं, तो 5 अगर करेक्ट आंसर हैं तो यानी कि 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 25। तो इसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पे वही कर सकते हैं कि रेशमा का स्कोर क्या हो जाएगा, रेशमा स्कोर जो है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर हमारे पास 5 उसने करेक्ट आंसर दिए और करेक्ट आंसर के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 5 × 5 हो जाएगा, साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि हम टोटल स्कोर बता रहे हैं। फिर उसके बाद 5 इनकरेक्ट आंसर है, इनकरेक्ट के लिए हमारे पास कितना दे रखा है, -2, यानी कि 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। अब यहाँ पे हमारे पास 5 से क्या हो जाएगा, 25, और यहाँ से 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि यहाँ पे 25 प्लस -10 आ जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 25 - 10, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा 5, क्योंकि 25 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 25 के आगे साइन क्या है, प्लस का, तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट हमारा +5 आ जाएगा। तो 7th के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में सिर्फ यही बोला गया था कि करेक्ट और इनकरेक्ट की बात हुई थी, उससे हमने टोटल स्कोर निकाल दिया। अब हमें जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर इसमें अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस की भी बात हो रही है। 7th के थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज़ हर स्कोर। अब ये बोला गया है कि उसने जो है, हमारे पास टोटल क्वेश्चन जो थे वो 10 थे, 10 क्वेश्चन थे, उसमें से उसने कितने अटैम्प्ट किए हैं, सिर्फ 7 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं, यानी कि 7 ही अटैम्प्ट किए हैं। अब नॉट अटैम्प्ट की बात भी यानी कि क्या हो जाएगी कि नॉट अटैम्प्ट हमारे 3 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास क्वेश्चन 10 हैं, उसमें से उसने 7 अटैम्प्ट किए हैं और 3 हमारे क्या है, जो उसने अटैम्प्ट नहीं किए हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में उसने सारे ही अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि उसने आधे पार्ट को करेक्ट में डिवाइड कर दिया और आधे पार्ट को इनकरेक्ट में डिवाइड कर दिया था। लेकिन थर्ड पार्ट के अंदर यहाँ पे बोला गया है कि 2 तो करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और 5 इनकरेक्ट क्वेश्चंस को उसने सॉल्व किया है, बट यानी कि जो बाकी के हैं, यानी कि 3 जो हैं, क्योंकि आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस उसने अटैम्प्ट किए हैं, तो जो 3 हैं वो अनअटैम्प्ट वाले हैं, तो उसका स्कोर क्या होगा। अब हमें पता है कि 2 करेक्ट हैं, यानी कि टोटल स्कोर हमारा हीना का क्या होगा, हीना स्कोर क्या होगा, हमारे पास 2 करेक्ट हैं, करेक्ट के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, 5 से, यानी कि 2 × 5 हो जाएगा। फिर हम साइन प्लस का अप्लाई करेंगे, 5 इनकरेक्ट के लिए हो जाएगा, तो 5 × -2 होगा, क्योंकि हम इनकरेक्ट आंसर्स के लिए -2 से मल्टीप्लाई करते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे बाकी के जो नेक्स्ट पार्ट बचेगा, अब यहाँ देखो 2 और 5 7 हो गए, यानी कि टोटल उसने 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, बाकी उसने अनअटैम्प्ट जो अटैम्प्ट नहीं किए वो कितने हैं, 3, तो नॉट अटैम्प्टेड के लिए कितना मार्क्स मिलता है, 0, यानी कि 3 × 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, प्लस एज इट इज़ 5 को 2 से करेंगे -10 आएगा। 0 का अगर हम ऐड करते भी हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 -10 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0, यानी कि हीना का स्कोर क्या बनेगा, 0। तो अब उसके बाद हमारे पास जो 7th के थर्ड पार्ट में था कि हीना का स्कोर हमारे पास क्या बना है, 0 स्कोर बना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सॉल्ट एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सॉल्ट। यहाँ पे ये बोला गया कि एक सीमेंट की जो कंपनी है उसको क्या होता है कि अगर वो वाइट सीमेंट बैग को बेचती है तो उसे ₹8 का प्रॉफिट होता है। फिर अगर वो एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सॉल्ट, अगर वो ग्रे सीमेंट को ग्रे सीमेंट का बैग बेचते हैं तो उसे ₹5 का लॉस होता है। यानी कि अगर वाइट सीमेंट को वो बेचते हैं, एक बैग को बेचते हैं वाइट सीमेंट के बैग को, तो उसे ₹8 का प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर हमारे पास ये देखें कि ये
हमें वाइट सीमेंट के बारे में बात हो रही है और नेक्स्ट हमारी एक ग्रे सीमेंट की बात हो रही है। तो हमें क्या बोला गया है कि अगर हम वाइट सीमेंट को बेचते हैं तो एक बैग जो वाइट सीमेंट का है उसको अगर बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है 8 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि इंटीजर्स के अकॉर्डिंग हम इसमें साइन अप्लाई करेंगे प्लस का। फिर उसके बाद अगर ग्रे सीमेंट का बैग को बेचा जाता है तो उसे लॉस होता है 5 रुपये का, तो लॉस के लिए हम साइन अप्लाई करेंगे यहाँ पे माइनस का, यानी कि प्रॉफिट के लिए साइन अप्लाई होगा प्लस का और लॉस के लिए साइन अप्लाई होगा -5 का। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। अब ए पार्ट में क्या बोला गया है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ। कंपनी क्या करती है, एक महीने के अंदर 3000 बैग वाइट सीमेंट के बेचती है और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचती है। तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये हमने बताना है। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास नंबर यानी कि यहीं से देखें तो हमारे पास वाइट सीमेंट बैग कितने हैं 3000, ग्रे सीमेंट बैग कितने हैं 5000। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग, यानी कि कितने बैग्स को बेचा गया है, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग सोल्ड, कि अगर हम वाइट सीमेंट बैग्स को बेचते हैं तो हमें कितने बैग्स को बेचना है 3000 को। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड, नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड, यानी कि अगर हम ग्रे सीमेंट बैग्स को बेचते हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा 5000 का, 5000 बैग्स हमें ग्रे सीमेंट के बेचने हैं। यानी कि यहाँ पे ये बोला गया था कि वाइट सीमेंट बैग कितने बेचने हैं 3000 और ग्रे सीमेंट बैग्स कितने बेचने हैं 5000। अब हमें ये बोला गया है कि हमारे पास प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हमने ऊपर कंडीशन में ये पढ़ा है कि वाइट सीमेंट बैग को अगर बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है और अगर हम ग्रे सीमेंट बैग को बेचते हैं तो हमें लॉस मिलता है। तो हम यानी कि प्रॉफिट अगर हम वाइट सीमेंट बैग का निकालें, क्योंकि वाइट सीमेंट बैग से तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है अगर बेचते हैं, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 8 रुपीज़ का हो रहा है यहाँ पर। तो हम 3000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 24,000। फिर उसके बाद अगर हम ग्रे सीमेंट बैग को बेचते हैं तो ग्रे सीमेंट बैग को बेचने पे हमें 5 रुपये का लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो हम नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर प्रॉफिट होता है तो हम साइन प्लस का अप्लाई करेंगे और अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे। बैग कितने हैं 5000 है। अब जो हमें लॉस हो रहा है वो -5 का लॉस हो रहा है, तो यानी कि यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -25,000। अब हमें ये पूछा है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यानी कि हमें टोटल वैल्यू हमें बतानी है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमने प्रॉफिट निकाला है और जो लॉस निकाला है, यानी कि जो हमें वाइट सीमेंट बैग्स को बेचा और जो ग्रे सीमेंट बैग्स को बेचा, उनकी दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे। यानी कि यहाँ से हमें प्रॉफिट कितने का मिल रहा है 24,000 का और यहाँ से हमें कितने का लॉस मिल रहा है 25,000 का। तो अगर हमें टोटल करना है तो हम साइन प्लस का अप्लाई करेंगे और नेगेटिव साइन -25,000 का हो जाएगा। अब 24,000 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे जब हम 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1000 हो गया। और साइन जो है वो बड़े नंबर के आगे नेगेटिव साइन है, तो यानी कि -1000 आ रहा है। अब माइनस का मीनिंग क्या है कि हमें लॉस हो रहा है। अगर सिर्फ 1000 आता तो हमें प्रॉफिट होता, बट यहाँ पे -1000 आ रहा है, तो इसका मतलब लॉस हमारा कितना आ रहा है 1000 का। तो यहाँ पे यही बोला गया था कि इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि एक सीमेंट कंपनी को प्रॉफिट होता है 8 रुपये का जब वो वाइट सीमेंट बैग को बेचते हैं और लॉस होता है 5 रुपये का जब वो ग्रे सीमेंट बैग को बेचते हैं। तो इसके ए पार्ट में क्या बोला गया था कि कंपनी अगर 3000 बैग वाइट सीमेंट के बेचती है और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचती है तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हमें ऊपर कंडीशन ही बता दी गई है कि अगर हम वाइट सीमेंट बैग को बेचेंगे तो हमें 8 रुपये का प्रॉफिट होगा तो हम साइन प्लस का अप्लाई करेंगे, और लॉस होगा 5 रुपये का जब हम ग्रे सीमेंट बैग को बेचेंगे तो हम माइनस साइन अप्लाई करेंगे। अब नंबर हमें वाइट सीमेंट बैग कितने दे रखे हैं 3000, ग्रे सीमेंट बैग कितने दे रखे हैं 5000, यानी कि कितने बेचे हमने। अब प्रॉफिट निकालने के लिए हम 3000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे
अब यहाँ पे +8 से करना पड़ेगा तो 24,000 आएगा। लॉस के लिए 5,000 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25,000 आ जाएगा। अब टोटल प्रॉफिट है या लॉस है ये हम ऐड करके चेक करेंगे, तो 24,000 प्लस -25,000 प्लस माइनस -25,000, तो यहाँ से हमारी वैल्यू -1,000 आ रही है। तो यानी कि हमें पूरा का पूरा लॉस हुआ है क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका 8 के बी पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, रिप्लेस द ब्लैंक्स विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें क्या करना है कि हमें जो स्टेटमेंट दे रखी है यानी कि वहाँ पे कुछ एक ऐसा इंटीजर ऐड करके दिखाना है कि स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाए। जैसे अब 9th के ए पार्ट में क्या बोला गया, -3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिजल्ट 27 आए। अब -3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 27 रिजल्ट आए, तो हमें पहले इंटीजर्स के साइंस को भी ध्यान रखना है कि माइनस माइनस प्लस होता है तभी हमारी वैल्यू +27 आ रही है। यानी कि हमें जो इंटीजर ढूंढना है वो नेगेटिव इंटीजर होगा तभी हमारी वैल्यू प्लस की आएगी, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई के अंदर प्लस होता है। यानी कि -3 को हम जब -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27, तो यानी कि 27 रिजल्ट आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। यानी कि यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, -9 आएगा। नेक्स्ट बी पार्ट में 5 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू -35। तो अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिजल्ट -35 आए। तो अब 5 के आगे साइन हमारा प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा इंटीजर ढूंढना पड़ेगा जो नेगेटिव हो। तो 7 जो है -7, यानी कि अगर हम 5 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू -35 आएगी। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या है, डैश मल्टीप्लाई -8 इक्वल टू -56। अब यहाँ पे -56 आ रहा है, यानी कि नेगेटिव साइन आ रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन हमें ऑलरेडी दे रखा है। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा प्लस वाला नंबर ढूंढ के दिखाना है, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस होता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 8 56, और प्लस माइनस क्या होता है, क्योंकि 7 के आगे प्लस है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट डी पार्ट में डैश इंटू -12 इक्वल टू 132। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारी वैल्यू प्लस की 132 आए। तो यानी कि हमें यहाँ पे जो इंटीजर ढूंढना है वो एक नेगेटिव इंटीजर ढूंढना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी -11 आएगी, कि -11 को जब हम -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यू हमारी 132 आ जाएगी। तो इस तरह से 9th के ए पार्ट में हमने -9 से मल्टीप्लाई किया तब 27 आया। बी पार्ट में हमने -7 से मल्टीप्लाई किया, -35 आया। सी पार्ट के अंदर हमने 7 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके -56 आएगा, और डी पार्ट के अंदर -11 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Thanks.